अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी। ये स्क्रीन शो हो रही है सबको सही वाली, या किसी को इशू तो नहीं आ रहा है स्क्रीन में? चले, सही है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रोटीन का सिर्फ एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। कल भी मैंने दिया था, वापस से मैं दे देता हूँ आज। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, वहीं कार्बोहाइड्रेट की तरह इनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और सिर्फ एक और एलिमेंट डाल देते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन डिफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरी की एनर्जी देता है। ये बात नोट कर ली, मैंने आपको कहा था कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम हमें इतना देता है। 1 ग्राम में 4 कैलोरी की एनर्जी देता है। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरीज की एनर्जी पर मोल देता है 1 ग्राम खाने के ऊपर। लेकिन हमारा जो लिपिड होता है वो हमें 9 कैलोरीज की एनर्जी देता है 1 ग्राम के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप लोगों को सही से देख के बस जहाँ पे लिपिड है उसको टिक लगा देना है, क्योंकि लिपिड 9 कैलोरीज देता है, और ये जो हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सेम देते हैं। इसका भी 4 है, कार्बोहाइड्रेट का भी 4 है। प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान की बॉडी के लिए। हमारे अंदर एंजाइम्स कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। हमारा हेमोग्लोबिन किस में घूम रहा है? ग्लोबिन क्या है? हमारे प्रोटीन है। आयरन के साथ मिलकर हमारा हेमोग्लोबिन बना देता है। और हमारे पास तो जो हमारे जो नॉन इसेंशियल एंजाइम्स हैं और इसेंशियल एंजाइम्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम वाले चैप्टर में ना। इसेंशियल एंजाइम्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, नॉन इसेंशियल एंजाइम्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो ये दोनों किस्म के जो एंजाइम्स होते हैं ये भी प्रोटीन बेस्ड होते हैं। किसी ने कुछ मैसेज किया? तो एंजाइम्स कौन बना रहा है? प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं। हमारा एरिथ्रोसाइट किससे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। हमारे WBCs किससे बन रहे हैं? हमारे प्लेटलेट्स किससे बन रहे हैं? सब कुछ हमारे प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइम की पहली लाइन में लिखा होगा एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट पूरे हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारे ये भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स भी डाइजेशन शुरू। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो इसीलिए प्रोटीन, जो लोग नहीं प्रोटीन ज़्यादा बोलते चिकन खाओ चिकन खाओ चिकन खाओ, दालें खाया करो। तो अब इसलिए हम देखते हैं कि फ़लस्तीन वाले लोग हैं, अल्लाह उनके लिए खैर करे, तो फ़लस्तीन के लोगों को प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्ब्स नहीं मिल रहे। तो हमने उनको देखा होगा कि उनकी अब हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, तो इतने पतले हो गए। वरना अगर आप लोग प्रोटीन खा रहे हैं और कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो आपकी सबसे बेस्ट लाइफ, अगर कोई बोले रोटी नहीं खानी प्रोटीन के साथ, चावल नहीं खाना है प्रोटीन के साथ, सिर्फ प्रॉपर प्रोटीन लेना है ना, तो आप लोग का जो जिसामत है और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा आगे। क्योंकि कार्ब्स नहीं खा रहे, शुगर नहीं जा रहा आपकी बॉडी के अंदर। शुगर ही तो बॉडी ख़राब करती है। ये डायबिटीज़ वगैरह तो शुगर की वजह से होता है ना, ज़्यादा शुगर खा ले तो डायबिटीज़ हो जाता है, स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाती है। लेकिन लिपिड खाने से ही कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोटीन है, तो लोग प्रोटीन खाएं, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रोटीन भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मतलब पेट भरने तक की नहीं। हमारे एक सीढ़ी कर जाते पेट भरने के बाद भी खा रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं। प्रोटीन जैसे हमने कल पढ़ा कि हमारे पास सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? मोनोसैकराइड्स हमारे पास मिलके डाइसैकराइड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बनाते हैं पॉलीसैकराइड्स, और इनको बनाता कौन है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से अमाइनो एसिड हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, और 2 अमाइनो एसिड जहाँ मिल जाते हैं तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है these amino acids are monomers and linked with each other by a covalent bond called peptide bond और peptide linkage। सही है। और अब हम नीचे आ जाते, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो अमाइनो एसिड जो लिंक होते हैं एक दूसरे से, उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये इतना जो लंबा लिखा हुआ है इसको कोई नहीं पढ़ेगा, बस ये पेप्टाइड बॉन्ड को हाईलाइट कर दीजिए कि अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे नहीं, ऊपर लिखा हुआ है अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इसके बराबर में लिख दें पेप्टाइड बॉन्ड। बस ये लंबा सारा स्किप कर दें। आप लोगों ने केमिस्ट्री में, मुझे आप लोग यहाँ पे बता दें, आप लोग मैं बता देता हूँ।
हमारे पास जो चीराल, मुझे चीराल पसंद है, मैं कायरल नहीं बोलूँगा, जो चीराल कार्बन होता है हमारे पास, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ, क्योंकि कार्बन को कितने और चाहिए, कार्बन के पास ऑलरेडी आउटरमोस्ट शेल में 4 हैं और उसको कितने चाहिए अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, 4 और चाहिए। तो वो जब 4 जब अपनी वैलेंसी बनाने के लिए निकले तो वो 4 अलग अलग जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ जाके अटैच हो जाए, तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। मतलब अगर एक कार्बन है उसके एक तरफ भी कार्बन की चेन चली, उस एक दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन चल रही है, आगे की ऊपर की तरफ भी कार्बन की चेन चली, नीचे की तरफ भी कार्बन की चेन चल रही है, तो वो एक कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें, हमारे इस वाले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, नीचे हमारे पास कार्बन की चेन जा रही, रेडिकल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, आर ग्रुप को रेडिकल ग्रुप है, कार्बन का जो चेन जा रहा है वो, और एक उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, एक भी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, जिसके तमाम जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हैं, तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल से मुराद ऐसा है कि इसकी जो बॉन्डिंग होती है ना वो हर एक की डिफरेंट होती है। यही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे एसिड की जगह जैसे काम करे, अमाइन की जैसे बेस के जैसे काम कर रहा है, जो हमारा आर का ग्रुप लगा है उसी की वजह से वो एज ऑर्गेनिक कंपाउंड भी काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, जो कि केमिकली बॉन्ड होते हैं हर एक चीज़ से, और इस ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी वजह से ये एसिड भी है और बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अमाइन ग्रुप है, अमाइन एज अ बेस काम करता है। एक और चीज़ है, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं, सबका सेम फॉर्मूला होता है, बस आर ग्रुप जो हमारा होता है वो वेरिएबल होता है। आर ग्रुप कैसे वेरिएबल होता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ग्लाइसिन को देख रहे तो H लिखा हुआ है, यहाँ पे आर की जगह H डाल दिया हमने तो ग्लाइसिन बन गया, CH3 डाल दिया तो एलेनिन बन गया, और हमने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया तो सीरीन बन गया। मतलब ये भी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये अल्कोहल है। ये हमने एक अल्कोहल डाल दिया यहाँ पे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हमारे पास सीरीन बन गया। हमने मिथाइल ग्रुप डाल दिया तो हमारे पास एलेनिन बन गया, और हमने हाइड्रोजन डाल दिया तो हमारे पास वो ग्लाइसिन बन गया। तो हमारे पास बस ये जो आर ग्रुप है इसको चेंज करते रहेंगे, जो बाकी हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, और हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसको मैं आगे फर्दर सही वाला एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी बॉडी में 20 ही सिर्फ क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, वही मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते कैसे और टूटते कैसे हैं। बस आप लोग ये समझ लें कि CONH अपनी कॉपीज़ में लिख लें, CONH जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, CONH का बॉन्ड बनता है और बदले में बस वाटर निकल जाता है बीच में से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे हम लोग सिर्फ MCQ की तैयारी कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब वाटर बस निकल जाए और CONH इसका बॉन्ड बन जाए। जैसे कि देखिए कार्बन ने अभी ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो ये CONH का एक बॉन्ड बन गया है। तो बस CONH का बॉन्ड बन गया तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड तैयार हो गया, और हमने बीच में से क्या किया, सिर्फ वाटर निकाल दिया। अभी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले OH को देखें तो इन दोनों ने बस मिल के वाटर बना दिया, और ये दोनों भाग गए, और जब दो मिल के बन गए तो इनको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये कॉर्ड जनरल दिया हुआ है कि अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4। तो ये सब बने कैसे, बस बीच में से हमने वाटर निकाले। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में हम क्या करते थे, बस बीच में से वाटर निकाल देते थे, कंडेंसेशन कर देते थे। इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो बस वाटर को हम बाहर निकाल रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसमें ये बात देख लें, 1 हैड 20 इंसुलिन का लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंसुलिन के पास 2 अमाइनो एसिड के चेन थे। एक कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल था, 21 अमाइनो एसिड पे, और दूसरा वाला 30 पे था, और एक दूसरे से मिले कैसे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अमाइनो एसिड के डेफिनेशन में वहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा कि कभी कभी सल्फर भी होता है हमारे पास, तो सल्फर बस हमारे पास बॉन्डिंग डाइसल्फाइड की बॉन्डिंग बनाता है। A चेन का S और B चेन का S दोनों एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड का बॉन्ड बना देते हैं, और हमारे पास इसी तरह से ये लिंकेज हो जाती है। सेम इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स।
ये बस आप लोग को याद रखेंगे 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इंसुलिन के कितने होते हैं? एक के पास 21 होते हैं, दूसरे के पास 30 होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से होते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा के होते हैं, 2 बीटा के होते हैं। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, 4 भी नहीं 2 हैं, इंसुलिन की और हीमोग्लोबिन की। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसको, और ये चीज़ रट्टे की है, तो आप लोगों को बस रट्टा लगाना है कि अल्फा चेन में कितने होते हैं, बीटा चेन में कितने होते हैं और कितने चेन्स होते हैं हमारे पास इन टोटल नंबर। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जिसके हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, किसी को पता है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? कोई बता दें हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं? 26, सही है। तो 26 हमने अल्फ़ाबेट ले लिए, उससे हम पूरी दुनिया की जो इंग्लिश है, इतनी बड़ी है ना इंग्लिश, जर्मनी वालों की अलग इंग्लिश है, अमेरिका वालों की अलग है, ब्रिटिश वालों की अलग है। वो लोग अपर फ्लोर बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, ये लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। सही कौन है गलत कौन है? दोनों सही हैं। पाकिस्तानी इंग्लिश अलग है क्योंकि पाकिस्तानी इंग्लिश को अब ग्लोबल स्टैंडर्ड मिल चुका है। इंडियन इंग्लिश अलग है। तो इतनी सारी इंग्लिश मैंने सिर्फ कितने वर्ड से लिखी? 26 वर्ड से लिखी। उसी तरह हमारे पास अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में कितने हैं? सिर्फ 20 हैं। वो सिर्फ आगे पीछे हो जाते हैं, एक दूसरे का आर ग्रुप चेंज करवा लेते हैं और हमारे पास 10,000 प्रोटीन हमारी बॉडी में बन जाती हैं। क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। हमारे ब्रेन में है, हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन में होते हैं और हॉर्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे एड्रीनल में होते हैं और हमारे बाकी चीज़ों में भी जगहों पर भी हमारे क्या हो रहा है? अच्छा, हमारे बाकी जगहों पर भी प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन्स 10,000 हमारे पास इन नंबर होते हैं। बस ये 10,000 इन नंबर प्रोटीन याद रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं रखना है। और बस ये नॉर्मल जो हमारे पास अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो नॉर्मल कब है? जब ग्लूटामिक एसिड होता है 6 नंबर पे, तो नॉर्मल है। अगर उसकी जगह वेलिन आ गया, म्यूटेंट आ गया, तो बस 6 नंबर पे तो बस ख़राब हो जाएगी और फिर उसका जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगी, तो हमारे पास इससे बीमारी हो जाएगी। ग्लूटामिक एसिड है तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल घूम रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन म्यूटेंट हो गया तो वही रेड ब्लड सेल हमारे पास जो गोल गोल है बायकॉन के, वो पतली लकीरें बन जाएंगी। जब वो लकीरें बन जाएंगी तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी। खून की कमी को हम बायोलॉजी की ज़बान में हम लोग उसको अनीमिया कहते हैं। खून अनीमिक नहीं बोलते, अनीमिक है ये बंदा, उसके अंदर खून की कमी है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हमारे पास 2 किस्म की क्लासेस होती हैं, फिब्रस होती हैं और ग्लोबुलर होती हैं। फिब्रस को पहले देख लेते हैं। फिब्रस हमारे पास लॉन्ग फाइबर्स वाली होती हैं, लेकिन हमारे पास जो ग्लोबुलर होती है हमारे पास स्फेरिकल होती है, एलिप्सॉइडल होती हैं। ये जो हमारे पास बना हुआ है ना ग्लोबुलर प्रोटीन मायोग्लोबिन, ये एलिप्सॉइडल है। ये स्फेरिकल तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा होगा, एलिप्सॉइडल इसको कहते हैं। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग की वजह से एलिप्सॉइडल बन जाता है। और हमारे पास जो फाइब्रस होते हैं वो लॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं, बस लॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं हमारे पास, दोनों हमारे पास पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। आप लोगों ने कभी देखा है कि हमने पानी के अंदर नाखून डाला हुआ हो या फिर हमारे बाल डाले हुए हों तो वो घुल मिल रहे पानी के साथ नहीं घुल रहे मिल रहे होते हैं, तो वो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। आप लिखा हुआ है नीचे, या अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं वैसे। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल्स। हम लोग जब चिकन का गोश्त धो रहे होते हैं या किसी और चीज़ का भी गोश्त धो रहे होते हैं तो वो पानी के अंदर मिक्स तो नहीं हो जाता ना वो गोश्त, तो फाइब्रस प्रोटीन कभी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। फाइबर्स इन क्लोथिंग, केराटिन इन नेल्स एंड हेयर्स एट्सेट्रा। ग्लोबुलर हमारे पास पानी के अंदर और खून के अंदर, तेजाब के अंदर, बेस के अंदर ये सब घुल मिल जाते हैं। ग्लोबुलर हमारे पास स्पाइरल होते हैं या तो एलिप्सॉइडल होते हैं, 3D डायमेंशनल इनकी फोल्ड होती है। सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं ये क्वाटरनरी भी होते हैं और ये टर्शरी भी होते हैं। बस इतना याद रखिए, क्वाटरनरी होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्वाटरनरी होती है, बस ये आपका ये सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्शरी प्रोटीन, इसको दफ़ा करें। क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर होती है, ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट के अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर,
अल्कोहल के अंदर भी हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है कि अगर आप पानी के अंदर भी खून मिलाएंगे तो खून अलग से तेल की तरह तैर नहीं हो रहा होगा, वो पानी के अंदर घुल मिल जाएगा। तो वो घुलने मिलने वाला हमने हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन, वो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है हमारे पास ना। तो वो जो खून है वो हमारे पास पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। इन्होंने पानी नहीं लिखा है, लेकिन वाटर आता है तो आप लोग वाटर के ऊपर भी टिक करेंगे। अगर वाटर आ जाता है, इनमें से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर वाटर उन्होंने डाला हुआ है तो आप वाटर पे भी टिक कर सकते हैं। दिस प्रोटीन वर्क एज एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। ये जो हमारे पास ये एक्टिन और मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है ना, ये आप लोग को याद रखनी है। इसमें से एमसीक्यू आती है। जो टेबल्स जितनी भी है हमारी बुक के अंदर, वो सारे टेबल्स आप लोग को आने ही चाहिए। और जो चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज होती हैं वो भी आप लोग को आने ही चाहिए, क्योंकि इनके अंदर से एमसीक्यूज बनते हैं हमारे पास। सही है, इतना क्लियर है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन कौन से, माइलॉइड है, कैसे काम करती है, तो ऐसे किस तरह से काम करती है, यूज़ किस चीज़ में होती है, फॉर्म क्या करती हैं, जिस क्या करती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को, ये बस पढ़ने की चीज़ें हैं, इसके अंदर मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ, बस रीड आउट कर लेता हूँ, आप कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन वो तो आप खुद भी कर लेंगे ना, और हमें जल्दी ख़त्म भी करना है। तो बस ये है। और दूसरे ये देख लें, हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम से ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जिसकी मैं बार बार बोल रहा था, अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करवाता है, कार्बोहाइड्रेट करवाता है। ट्रिप्सिन क्या कराता है, ये भी वहीं कराता है। पेप्सिन क्या कराता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है। लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करवा देता है। ट्रांसपोर्ट हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और एल्ब्यूमिन जो कि अंडे के अंदर होता है। कैरी O2 and CO2 अदर सब्सटेंसेज इन द ब्लड और लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। हॉर्मोन्स हमारे पास इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, यहाँ पे सिर्फ इंसुलिन थायरोक्सिन लिखा हुआ है। एड्रीनलिन है, FSH है, LH है, और क्या है, ADH है। ये सारे हमारे पास कौन से में होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। डिफेंस में इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और इंटरफेरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेन पाथवे से, पैथोजन से, पाथवे बोल रहा हूँ, पैथोजन से। और ये हम इम्यूनिटी में भी पढ़ेंगे कि डिफेंस कैसे करवाती हैं। कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और स्टोरेज हमारे पास होती है, प्रोटीन में एग होता है, प्रोटीन होते हैं, लेग्यूम स्टोरेज होता है। और हमारे पास एक और चीज़ है, चलिए याद है, बता दूंगा। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ तक प्रोटीन हमने ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोग को प्रोटीन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लें, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ क्लियर हो। और अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ फिर भी आप लोग मुझे टोक सकते हैं, आप लोग कहा कि आप लोग मुझे टोकें ताकि मैं स्लो हो जाऊँ। बार बार स्लो का पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरी बहन मुझे खुद बोलती है, आज तुम बहुत तेज़ पढ़ाते हो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मूव ऑन करें। थोड़ा सा स्लो देखें, मेरी बहन सही कहती है जी। क्लासिक डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे पास, बस इनके फंक्शन भी पूछेंगे। चलिए लिपिड्स पे आ जाते हैं। लिपिड्स हमारे पास डाइवर्स ग्रुप के हैं। हमारे अंदर लिपिड्स कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे पास तेल में भी होते हैं। जैसे हम कोकोनट खा रहे हैं तो उसके अंदर भी तेल है। चिकन के अंदर भी हम सफ़ेद उसका चर्बी अलग कर रहे होते हैं, उसमें भी क्या है, वो लिपिड है। हर चीज़ में क्या है, लिपिड है। लिपिड के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का जो थर्मल रेगुलेशन होता है वो भी लिपिड की वजह से ही होता है। हमारा जो मेरी खास तौर पे है, सीबम ग्लैंड्स होते हैं। जो ऑयली स्किन होती है, वो ऑयली स्किन भी लिपिड्स की वजह से है। हमारे जो हेयर्स को नॉरिशमेंट मिली, कभी कभी आप लोगों ने चिकनाहटपना महसूस किया होगा अपने बालों के अंदर, नेचुरली ऑयल निकल रहा होता है बालों के अंदर, तो वो भी लिपिड्स ही होते हैं। तो लिपिड्स हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक और चीज़ है, ये इनसॉल्यूबल होते वाटर के अंदर, लेकिन ये इथर और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इनको हम डिफरेंट कैसे करते हैं, हम अपने कार्बोहाइड्रेट से, कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है ये कम हो जाता है, बहुत हद से ज़्यादा कम हो जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन का तो फिर भी रेशो चल रहा होता है एक हिसाब से सही वाला, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है हमारे पास बहुत कम हो जाता है। जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पे, स्टीरीन इज अ फैट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C57, जो हाइड्रोजन वो 110 और ऑक्सीजन हमारे पास 6। तो हमारे पास आ जाए कि स्टीरीन एक फैट है, इसके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इस पर फैट नहीं लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हम कैसे डिफरेंट करते हैं, बस इतना होना चाहिए कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है, H के साथ रेशो में है, 2n के रेशो में, N और 2n के रेशो में वाटर जैसा वो दे रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हाइड्रोजन तो हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम है, ना होने के बराबर है, तो वो बस हमारे पास लिपिड्स हैं। ऑक्सीजन बहुत कम है तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में बहुत मसला आता है, क्योंकि एक दूसरे जगह में तो हाइड्रोजन है जो बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन तो इतने सारे है ही नहीं। तो जितनी ज़्यादा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हैं तो उतनी ज़्यादा हमारे पास ऑयल और वाटर का मिक्स करने का वो कंटेंट हो जाता है, वो उतना ज़्यादा कम हो जाता है। अभी आप कोकोनट ऑयल को डाल के देखेंगे तो अलग से आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आप केरोसिन ऑयल को पानी में डालेंगे तो आपको अलग से कोई रिजल्ट नज़र आएगा। तो इतना भारी हो जाता है कि वो ऊपर का वो नीचे की तरफ चला जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतना भारी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। चलें, सही है। ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये 9 किलो कैलोरीज देती है पर मोल या पर ग्राम, और वो बाकी दोनों 4 देती हैं। एसाइल ग्लिसरॉल देख लेते हैं। जब हम ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ बनाते हैं तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, बस इतना याद रखना है, और वाटर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम मिलाते हैं, वाटर बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, वाटर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। बस इतना याद रखना है इसके लिए, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनता है और वाटर रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल सी होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को हम एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। सही है, बस इतना इसको रखना है। इसको इतना लंबा ही जो लिखा हुआ है नीचे, ईस्टर बॉन्ड है, ट्राइग्लिसरॉल, ये वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं रखना है। अच्छा, ट्राइग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल हमारे पास 3 जगह से बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं। और कितने फैटी एसिड हैं, 1 2 3, तो 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसलिए ट्राइग्लिसरॉल इसको कहते हैं हम, या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं इसको, और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड ना हो तो वो सैचुरेटेड है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड बीच बीच में हो तो वो अनसैचुरेटेड है। इसे आगे नहीं जाना है। और अगर 16 किलोग्राम ऑफ फैट है हमारे पास, तो उसकी एनर्जी कितनी है, बस ये याद रखनी है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड कौन सी होती है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड ना हो, और उनकी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और 16 किलोग्राम ऑफ फैट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बस ये इतना लंबा जो ऊपर से नीचे तक है ना, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बहुत कम कम करके लिखें, जो बता बस उसी को हाईलाइट करते हैं, ज़्यादा कुछ ना करें, फंस जाएंगे। एंड टाइम पे इतना रिवाइज नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स हैं हमारे पास। हमने कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए होंगे, बस हमने फॉस्फेट का ग्रुप क्या कर दिया, लिपिड के साथ अटैच करवा दिया। ये फॉस्फोलिपिड हमारे पास होते क्या हैं, किसको आइडिया वगैरह है? यहाँ पे अगर कोई बता देगा फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास होते ही कहाँ हैं, कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बनते हैं, किसी को यहाँ पे पता है? सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट, तो सही जवाब। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स की ज़रूरत हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होती क्यों है, ये बात भी अगर कोई पता चले उसको सेल में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ें। टाइप्स ऑफ लिपिड विच इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड्स 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट। तो इनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। हमारे पास एक कोलिन हो, एक फॉस्फेट हो, एक ग्लिसरॉल हो और 2 फैटी एसिड्स हो, तो उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल्स के साथ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनके पास जो एक फैटी एसिड है वो हट के नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन बना देते हैं, क्योंकि एक कोलिन का मॉलिक्यूल आ गया तो बस फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं, फिर वो एसाइल ग्लिसरॉल नहीं रहते हैं। बस इतना रखना है। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, 2 बात ये रखनी है। तीसरा, ये लोग द फॉस्फेट एंड कोलिन फॉर्म अनदर साइड,
जो हमारे पास लिपिड पार्ट होता है उसको तो वाटर नहीं पसंद, वो हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर को रिपेल करता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा साइड होता है, जिसकी आप लोगों ने बताया सेल मेम्ब्रेन में, तो दूसरा साइड होता है उसको वाटर को मोहब्बत है उससे, क्योंकि कोलिन और जो हमारे पास फॉस्फेट है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं हमारे पास। तो फॉस्फोलिपिड का कौन सा एंड हमारे पास वाटर को अट्रैक्ट करता है, फॉस्फेट करता है, और हमारे पास रिपेल कौन करते हैं, लिपिड्स करते हैं उनको अपने से दूर। दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन सच एज रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने, ये स्ट्रक्चर्स नहीं आते हैं, वैसे तो ये थ्योरी में भी नहीं आते हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर ने बताया हुआ है, तो एक चीज़ तो अच्छी है। जो ऊपर है कोलिन है, कोलिन हमारे पास फॉस्फेट के साथ अटैच है, फॉस्फेट ग्लिसरॉल के साथ, और ग्लिसरॉल का जो 2 एंड है यहाँ पे देखें, तीसरा वाला जो CH2 है हमारे पास, मिथाइलिन ग्रुप इसको कहते हैं ना, मिथाइलिन ग्रुप फॉस्फेट से अटैच है, फॉस्फेट हमारे पास कोलिन से अटैच है, ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पे बन रहे हैं। और ग्लिसरॉल के जो 2 एंड हैं, एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये 2 फैटी एसिड के साथ मिलके चेन बना रहे हैं। ऊपर वाली हाइड्रोफिलिक वाली जगह है और नीचे वाली हाइड्रोफोबिक है, सही है। वैक्सीज आर नथिंग, मोनो अल्कोहल होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल बनाते हैं। वैक्सीज हमारे पास कहाँ पे होते हैं, लीव्स पे होते हैं। और अगर एक लकड़ी है, जिंदा लकड़ी ना, एक प्लांट है, उसकी लकड़ी है ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा उसकी लकड़ी को काट के अगर आप देखेंगे ना 2-3 दिन बाद, तो वहाँ पे वैक्स जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी वैक्स को निकाल के भी इतना बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। और किसी ने वो कौन सी वाली वो है हमारे पास, चल छोड़े, एक मिठाई होती है उसके अंदर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, तो ड्राई फ्रूट वाली एक मिठाई है, उसको ड्राई फ्रूट से दूसरे मिलाते कैसे, बस वैक्स और हनी डाल के उनको ये चिपका देते हैं और बहुत महंगी बेचते हैं। तो वैक्स क्या करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना, तो इनके अंदर बहुत वो होता है। जैसे यहाँ पे नेचुरली बीज वैक्स बहुत मजबूत होता है। क्यूटिन फ्रॉम क्यूटिकल्स ऑफ लीव्स, सिंथेटिक वैक्सीज जनरली आर ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीथाइलिन। इतना लंबा इसको नहीं खींचना है, ये लंबे चेन होते हैं, मोनो अल्कोहल होते हैं और फैटी एसिड्स के लंबे चेन होते हैं। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि ये लिपिड की क्लास है ना, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तीसरा जो नहीं, हमारे पास ये एक दिया हुआ है, एक वैक्स दिया हुआ है हमारे पास, बी वैक्स यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। तो बस ये आप लोग को याद रखना है कि पाल्मेटिक एसिड और ट्राई एकोनटेनॉल को हम जब मिलाते हैं तो हमारे पास बीज वैक्स बन के तैयार हो जाता है। और स्पर्म वेल्स हमारे पास सोर्स ऑफ बीज वैक्स है हमारे पास। स्पर्म वेल को आप लोग याद रखें कि स्पर्म वेल हमारे पास सोर्स ऑफ वैक्सीस है। ये जो टर्पिनॉइड्स हैं, टर्पीन्स और स्टेरॉइड्स हैं, ये आप लोग सिर्फ पढ़ने के तक के रखिए, ये पेपर में नहीं आते हैं। आप लोग मुझे बता दें आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है या नहीं, क्योंकि MCQs में तो नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी जनरल के लिए चाहिए तो आप लोग मुझे बता दें। बस इनका जो एक चीज़ है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो एग्जाम्पल्स देते हैं ये लोग, कि टर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, टर्पीन्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कितने कार्बन होते हैं, बस ये चीज़ इनके अंदर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि ये आज तक मैंने एक भी MCQ में नहीं देखे ये लोग। जैसे यहाँ पास टर्पिनॉइड है, लार्ज क्लास ऑफ लिपिड है, आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं इनके पास। टर्पिनॉइड्स की क्लासेस दी हुई, टर्पीन्स नीचे दी हुई, स्टेरॉइड नीचे दी हुई, कैरोटिनॉइड्स नीचे दी हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नीचे दी हुई हैं। यहाँ पास कहाँ का होती है, कोलेस्ट्रॉल में होती है टर्पिनॉइड्स। पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल में होती है, फ्रेगनेंस एस मेंथोल में देते हैं हमारे पास। इतना लंबा ये नहीं खींचा हुआ है, इसमें से MCQ नहीं आते हैं। हमारे पास परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा बस, स्टेरॉइड्स के भी सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। स्टेरॉइड्स के कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टेरॉइड्स में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल, आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप लोगों ने सिर्फ बीमारी के नाम पे कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, लेकिन हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो हमारे पास फीमेल ऑर्गन्स हैं। वो अभी तक तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, हर चीज़ में उनको भर के पंजाब वाले डालते हैं। अगर आप कोई पंजाबी है तो वो इस बात से एग्री करेगा। उनको क्यों नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके पास नेचुरल है। हमारे पास क्या है, डीजल का ऑयल है। डीजल का ऑयल ह्यूमन की बॉडी में है तो हार्ट अटैक ही आएगा, कोई अच्छी चीज़ होगी ही नहीं।
कैरोटीनॉइड्स होते हैं हमारे पास। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, बस जो हमारे पास जो कलर प्रोवाइड करते हैं ना हमारे प्लांट्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स ही हमें कलर दे रहे होते हैं। और प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स के अंदर लाइक क्लोरोफिल में होता है, साइटोक्रोम्स में होता है, फाइटोक्रोम्स में होता है, लैटिस में तो रबर में होता है, ये हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं। बस इतना रखना है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना है। प्रोस्टाग्लैंड हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंड आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो प्रोस्टाग्लैंड भाग भाग के जाता है और उसको सही करा देता है, या तो उस जगह पे। प्रोस्टाग्लैंड के कुछ काम बता देता हूँ ना। जैसे अगर कोई कट वगैरह लग जाता है ना हमारे टिश्यू के ऊपर, तो हमारे पास एक हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो उस जगह को जाके देख लेते अच्छा यहाँ पे ये है, तो वो सबसे पहले ब्रेन को बोलते हैं कि दर्द भेजो यहाँ पे। ब्रेन दर्द भिजवा देता है। फिर क्या करता है वो, आप लोग देखते हैं कि खून ज़्यादा निकल होते हैं। खून क्यों निकल होते हैं, खून के अंदर क्या है हमारे पास WBCs हैं और प्लेटिलेट्स हैं। तो जितना ज़्यादा खून भेजेगा उतना ज़्यादा प्लेटिलेट्स वहाँ पे आके जाल बनाएंगे, खून को रोकेंगे, खून को खुश करेंगे। हम देखते हैं काला खून खुश्क हुआ होता है, लाल खून फिर काला होकर खुश्क होकर फिर हम उसको उखाड़ के निकाले होते हैं, उखाड़ के। तो नथिंग एल्स प्लेटलेट्स होते हैं। और उस जगह पे जरासीम न लग जाए तो इसीलिए वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा के जो WBCs होते हैं वहाँ पे अगर कोई कट के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ख़त्म करवा देता है, और इन्फ्लेमेशन उस जगह को सुझा देता है, ताकि पता हो कि यहाँ पे एक चीज़ पड़ी हुई है। क्योंकि जब ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाता है, वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जब क्लॉट बन जाता है एक जगह पे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जगह सूजना शुरू होती है, फूलना शुरू हो जाती है। बस इम्यूनिटी के लिए, और जैसे हम एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं फीवर को कम करने के लिए, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एस्प्रिन जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करवा देते हैं। जैसे कि हमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा जब रिलीज हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा कट लग जाता है, जब हम छुरी से कट लगता है, खासतौर पर जब हम एस्प्रिन लेते हैं, तो एस्प्रिन लेके फीवर को कम कराते हैं। और जो हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं उनको जाके जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना उसका एंजाइम पे जाके एस्प्रिन जाके अटैच हो जाता है, तो दर्द वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पर अटैच नहीं हो, इसलिए दर्द महसूस ही नहीं होता है। बस ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को लिपिड्स में कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ लें। बस हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड पर ख़त्म करते हैं। लिपिड की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लिपिड की क्लासेस इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्ट्रक्चर्स पेपर्स में नहीं आती हैं। और जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बस, कि किसकी एग्जांपल कौन सी है, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। और कोई सवाल इम्पॉर्टेंट लगा, कुछ समझ ना आया हो? अच्छा, फ्रिडरिक मिस्टर थे, एक स्विस फिजिशियन थे। वो उन्होंने न्यूक्लियस और पस सेल के अंदर से एक कोई नई चीज़ उन्होंने दरियाफ्त की, और वो थी हमारे पास न्यूक्लियन। लेकिन उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ थी, इसलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर हमारे पास अगर 5 कार्बन की शुगर मौजूद है, राइबोज, मैंने आप लोगों को उस दिन ही पढ़ाया था, राइबोज मौजूद है, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चीज़ कम हो जाए, जैसे फॉस्फेट कम हो गया, राइबोस का शुगर कम हो गया, या तो हमारा जो एक सीक्वेंस होता है AT का, GC का, तो अगर वो आगे पीछे हो गया तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नॉर्मल वाला न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारे पास म्यूटेंट वाला है जो ख़राब है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो हमारे पास वायरस से लेकर इंसान सबके अंदर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। DNA हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA मौजूद है, लेकिन RNA हमारे पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। हमारे पास ऐसे प्रोटीन भी मौजूद होता है क्योंकि फॉस्फेट मौजूद है ना, लेकिन
वो हमारे पास फॉस्फेट है, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, और हमारे पास जो भी है हमारे पास वो फॉस्फेट ग्रुप, और हमारे पास जो प्रोटीन हमारे पास जो अटैच है, और आरएनए हमारे पास ये मौजूद तो हैं, लेकिन ये लोग ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हमारे जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ अगर आ जाता है डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, ऑल ऑफ दीज है सिर्फ डीएनए। तो डीएनए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑल्दो हमारे पास प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में नहीं है। कंपोजिशन कैसी होती है? फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलता है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मिलके एक पेंटोस शुगर हमारे पास राइबोस है उसके साथ मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बस यहाँ पे ये एक बात देख लें कि 5th कार्बन के ऊपर पेंटोस शुगर आके अटैच हो जाता है, नहीं 5th जो पेंटोस शुगर है उसका 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हो जाता है। वो बस हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन के रेडी हो जाता है। हमारे पास 2 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पायरामिडीन और प्यूरिन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्यूरिन को वो 3 समझ के आ जाते हैं और पायरामिडीन को वो 2 समझ के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा अभी तक मेरी क्लास में ये लोग गलती करते हैं कि पैरामिडीन के नाम पे वो लोग एडिनाइन और ग्वानिन करके आ जाते हैं, प्यूरिन के नाम पे लोग साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल करके आ जाते हैं, जो कि गलत है ऑफकोर्स। तो प्यूरिन हमारे पास 2 होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, और हमारे पास जो पैरामिडीन होते हैं वो हमारे पास होते हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। बस हमारे पास ये कंपोजिशन में जो लास्ट लाइन है ना, प्यूरिन और पैरामिडीन क्या होते हैं वो, और ये 3 चीज़ें फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन पे आके फॉस्फेट अटैच होता है, बस ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बस मोनोन्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में मैंने कभी नहीं देखा है, शायद मैंने नहीं देखा, शायद हो, लेकिन यहाँ पे जब ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एटीपी, तो जब एटीपी जब टूटता है तो हमारे पास एक एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाती है। बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और जो ऊपर का जितना भी है इसको प्लीज़ काट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर कभी आप लोग एएमपी देख लें तो प्लीज़ डर मत जाइएगा, तो वो साइक्लिक एएमपी की बात हो रही है, वो क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है, तो प्लीज़ उसको देख के डर मत जाइए कि एएमपी भाई कहाँ से आ गया। तो एएमपी की बात अगर कहीं पे आ रही तो क्रेब्स साइकिल से जुड़ा हुआ है, बस ये बात याद रखिए, क्रेब्स साइकिल के साथ एएमपी जुड़ा हुआ है, और बाकी आपको यहाँ पे पूरी जगह पे कहीं पर भी एएमपी नज़र नहीं आएगा। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट उसको कहते हैं, ठीक है, सिर्फ एक फॉस्फेट तो मोनो, वरना डाई, फिर ट्राई। डाई देख ले, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डाई न्यूक्लियोटाइड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। वन ऑफ द वेल नोन इज NAD, हमने नहीं NADH पढ़ा था, NADPH पढ़ा था, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। निकोटीन नाम का वो होता है विटामिन, वो 2 न्यूक्लियोटाइड NAD को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक निकोटीन नाम का एक विटामिन आ जाता है, जो कि हमें सोने में आप लोगों ने सुना होगा कि निकोटीन खा के बंदा बेहोश हो गया। तो निकोटीन एक्सटर्नली भी लोग लेते हैं अपने आप को सुलाने के लिए कि हम सो जाएं। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कॉन्सेप्ट फैलाते हैं, खैर नहीं, हम टॉपिक से दूर नहीं जाना है, उन्होंने मना किया हुआ है, खैर ठीक है। इट वर्क एज कोएंजाइम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन एंड एनर्जी, NADH2 FADH2। बस इसको याद रखना है कि कोएंजाइम के तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन में काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 2 प्रोटॉन कैरी करता है, और एनर्जी हमें देता है NADH2 के ज़रिए, FADH2 के ज़रिए। FADH2 में हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड है, NADH2 में हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड है, बस इतना याद रखना है आपको। और जब जो NAD होता है हमारे पास, वो निकोटीन नाम का एक विटामिन बनाता है। इतना तक किसी को अगर कोई इशू है इसमें से तो पूछ लें मुझसे। बोलूँ ना कि क्लास ख़त्म करें, तो बस एक मलय यूनिवर्सिटी का बात छेड़ दीजिएगा तो हम पढ़ लेंगे क्या, उसके बारे में बात कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हमारे पास
ईस्टर है ना, ईस्टर 2 ईस्टर मिलके हमारे पास एक फॉस्फेट के साथ मिल गए ना, तो उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। डाई मतलब 2, ईस्टर मतलब 2 ईस्टर, एक फॉस्फेट के साथ मिल गए तो फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड बन गया। इसको इतना ना कीजिए कि इसका ये क्या वो मैकेनिज्म कैसे, इसको ये अभी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि फॉस्फेट का एक ऑक्सीजन एक के साथ अटैच है, फॉस्फेट का दूसरा ऑक्सीजन दूसरे के साथ अटैच है। दोनों 5, एक 5 पे अटैच है, एक 3 पे अटैच है। हमने अगर न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को सही से याद हो तो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा होता है लीडिंग स्ट्रैंड, और हमारे पास एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम चल रहा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आपको किसी को याद है तो आप लोग प्लीज़ जैसे नो लिख के बता दें, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ फकीहा को याद है और बाकी किसी को याद नहीं है। जी 5 से 3 इज़ लीडिंग और 3 to 5 इज़ लैगिंग, मैंने भी कहा था। तो बस ये डीएनए और आरएनए में होते हैं हमारे पास। ये जो डीएनए आरएनए जो हमारे पास बॉन्ड बने हुए होते हैं उनको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। हमारे पास बैकबोन होती है न्यूक्लिक एसिड की, हम बैकबोन तोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा न्यूक्लिक एसिड टूट जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। बस हम कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, हम वाटर निकाल रहे हैं, बस कंडेंसेशन जहाँ पे आ जाता है हम वाटर निकाल रहे हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है और इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच करा देता है शुगर के। एक हमारे पास जो होता है ये वाला जो फॉस्फेट, अगर बीच वाला फॉस्फेट अगर हम देखें तो एक का ऑक्सीजन 3 पे अटैच है और फिर 5 आ गया, फिर ये वाला 5 से अटैच है। तो जहाँ पे 3 अगर आके ख़त्म हो गया तो वो मतलब हमारे पास 3 प्राइम है, और जहाँ पे 5 आके ख़त्म हो गया तो हमारे पास वो 5 प्राइम है। अगर 5 to 3 जा रहे तो लीडिंग है, 3 to 5 आ रहे तो वो लैगिंग है। सही है, बस इतना याद रखना, इसको और डिटेल में नहीं जाना है हमें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बस बहुत सारे जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे का ज्वाइंट टुगेदर हो जाते हैं पॉलीमर बना लेते हैं, बस उसको हम एक पॉलीमर कहते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग देख लें, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बच्चे को पता होता है कि डीएनए का डबल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनाइन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है और थायमिन होता है। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, थायमिन हट के यूरेसिल आके लग जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ठीक है, और क्या यहाँ पे, और हमारे पास अपराइट होता है मेडअप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। रंग हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है, रंग नाइट्रोजनस बेस होता है हमारे पास, और अपराइट हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट का ग्रुप होता है। और जो रंग है नाइट्रोजनस बेस इज नथिंग एज एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से इसीलिए अटैच होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का किसी को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड से क्यों अटैच होते हैं, कोई और कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों है यहाँ पे? किसी को भी रीज़न पता है तो बता दें, बहुत अच्छा रीजनिंग का सवाल है। चलिए ठीक है, प्रोटीन इन नेचर क्या नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है। इसलिए जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से अगर अटैच हुए हों तो हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को करवाने में। पहले डीएनए को अनफोल्ड करना पड़ेगा, फिर टोनो आइसोमरेज आएगा, फिर ये होगा वो होगा, इतना मुश्किल चला जाएगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो जाएगी कि इसको अनवाइंड करने की सारी एनर्जी चल जाएगी और फिर फंसना शुरू हो जाएगी, तो ये खुलेगी ही नहीं। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास होता है वो वीक बॉन्ड होता है, कलेक्टिवली वो तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम अगर एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें ऑक्सीजन और या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ अगर हम देखें, या तो नाइट्रोजन के साथ होता है ऑफकोर्स और ऑक्सीजन के साथ भी होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद है, फ्लोरीन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब हम ये देखें ना तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कहाँ गया ये रहा, जब पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पे आप अगर पहला वाला देखें तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, बहुत वीक बॉन्ड है ये, तो वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक वीक बॉन्ड होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास मौजूद है डीएनए के स्ट्रक्चर में ताकि हम उसको ईजीली तोड़ सकें।
और हम अपनी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें। ये एक रीज़न है और कुछ रीज़न नहीं है इसका। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू उसमें बार बार आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू, ये मैं भी दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स रिमेन सेम फ्रॉम वन एंड टू अनदर 20 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग की पावर होती है 10 to the power 10, तो ये 20 एंगस्ट्रॉन्ग, बस एंगस्ट्रॉन्ग याद रखिए, इतना नहीं देखिए कि एंगस्ट्रॉन्ग की पावर क्या होती है, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। जब एक ड्यूप्लेक्स का टर्न आ रहा होता है हमारे पास, तो जब 10 बेस पेयर हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं तो एक टर्न आना शुरू हो जाता है। जब इस तरफ भी 5 आ गए, इस तरफ भी 5 आ गए, तो एक 10 का बेस पेयर बन गया। जब 10 आ गए हमारे पास तो बस ये ट्विस्ट होकर शुरू हो जाता है। जब ये ट्विस्ट हो जाए तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बनना, हेलिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। हर 10 बेस पेयर के बाद, पेयर की बात हो रही ना, तो हर 10 बेस पेयर के बाद वो एक ट्विस्ट लेके शुरू हो जाता है, फिर 10 के बाद फिर ट्विस्ट लेता है, फिर 10 के बाद फिर ट्विस्ट लेता है। तो इसी तरह हमारे पास एक हेलिकल ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो जाता है। जीन हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ पे होता है, डीएनए के अंदर होता है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और इसमें हेरिडिटी मटेरियल है, आई कलर, हेयर कलर, ऐसी चीज़ें देता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में हेल्प कराता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए बनाना और आरएनए से प्रोटीन को बनाना हम ट्रांसलेशन कहते हैं। 2 टाइप की होती हैं, ट्रांसफ़र आरएनए जो कि न्यूक्लियस से जो बाहर लेके जा रही होती है आरएनए को, तो ट्रांसफ़र आरएनए होती है। फिर ट्रांसफ़र आरएनए फिर हमारे पास फिर राइबोसोमल, जो राइबोसोम्स आते हैं फिर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं, फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनना शुरू होती है, फिर यूरेसिल की जगह फिर वापस से वहाँ पे थायमिन आकर अटैच हो जाता है। बस ये चल रहा होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग जेनेटिक वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर है, उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जेनेटिक ज़्यादा ये लोग देते नहीं हैं, क्योंकि जेनेटिक बहुत तो घुसा हुआ है, तो उसके अंदर ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन हैं। और एमसीक्यूज़ में कौन बैठ के भी रीजनिंग बैठ के एक रीजनिंग पड़ेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 मिनट में कितना बच्चा देखेगा ना, 1 मिनट के हिसाब से ये एमसीक्यू बनना होता है। जेनेटिक को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जेनेटिक को हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं। एज सच डाओ का क्यूरिकुलम में बायोकेमिस्ट्री से उनको मोहब्बत है। डाओ वालों को मतलब वही बॉटनी से मोहब्बत है, और बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी का हिस्सा है, तो उनको बस बॉटनी से मोहब्बत है। जिनको डाओ का टेस्ट देना है तो वो तो फंस गए हैं बॉटनी के साथ, जिनको जिना का देना है, SIUT का देना है, और जो मली यूनिवर्सिटी का भी देंगे अभी मेरे उसके बाद, तो ये बड़ा आसान है कि आप लोग बस बैठ के आराम से ज़ूलॉजी पढ़ के निकल जाओ घर से। मैसेंजर आरएनए हमारे पास जेनेटिक कोड्स लेके घूम रहा होता है, उनको हम कोडोन कहते हैं। जो हमारे पास mRNA होता है, हमारे पास 3 to 4% होता है टोटल आरएनए का हिस्सा होता है हमारे पास एक सेल के अंदर बस। ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में लिखा हुआ है, ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास। ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं, किसको ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं, हमारे पास आरएनए को ट्रांसफ़र करा रहे होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास एक वो बना हुआ है, एक हिस्सा आया हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, उसको लेके घूम रहा होता है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, एक लंबी चेन बना देता है। 80% हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 10 to 20% हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, और हमारे पास मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होते हैं सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कितने होते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, कोडोन लेके घूम रहा होता है। ट्रांसफ़र क्या करता है, न्यूक्लियस से बाहर लेके जाता है, और फिर जो बाहर जो राइबोसोम घूम रहे होते हैं, राइबोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं आता ना, तो आरएनए बाहर जाता है ना ट्रांसफ़र आरएनए के जरिए। फिर राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर फिर प्रोटीन बनाना शुरू करता है, पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग इट इज़ इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। बस इनका काम और इनके परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपको पता है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा हमारे पास लिपिड, इनको मिला दिया ग्लाइकोलिपिड बन गया। प्रोटीन के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट लगा दिया तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये फाउंड होते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स। जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास एल्ब्यूमिन में होते हैं। गोनेटोट्रोपिन आर नथिंग जस्ट टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। LH FSH भी ले लें चलें। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ में लिपिड बना दिए, कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ER में होते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इमरजेंसी रूम में ER में होते हैं। न्यूक्लियस, एगियो, क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स होते हैं। बस समरी है, ख़त्म। और अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं वो आप लोग मुझसे पूछ लें, फिर मीटिंग ख़त्म करते हैं। अच्छा पहले ये तो पता है मलिर में रहता कौन है, क्योंकि सदर वगैरह वाले तो यहाँ पे नहीं आ सकते, बहुत दूर पड़ेगा उनको। उनके लिए तो SIUT बेस्ट है। अगर उनको फ्री एजुकेशन चाहिए तो SIUT बेस्ट है, उनको मलिर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। समरी से मैं MCQs नहीं बनाऊँगा। समरी तो आप लोग ऐसे ही पढ़ लें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये पहले हमारे पास किसने बताए थे, इनका नाम क्या था, किस प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया, और कौन से किस्म के होते हैं। एक DXP राइबोस होता है और एक RNA होता है, एक DNA होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है वो न्यूक्लियोसाइड है, अगर नॉर्मल है तो न्यूक्लियोटाइड है। कंपोजिशन क्या, एक फॉस्फेट है, एक नाइट्रोजन है, और 500 कार्बन के ऊपर पेंटोस शुगर की फॉस्फेट आकर अटैच हो गई। प्यूरिन कौन से हैं हमारे पास, पैरामिडिन कौन से हैं, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, ATP जब ADP बनाते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल क्या है, कहाँ कहाँ काम आते हैं, कोएंजाइम किस चीज़ में है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं आते हैं, उनको छोड़ें। DNA का स्ट्रक्चर जितना ही पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा पेज पढ़िएगा। DNA वाले इससे तो बहुत MCQs आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ DNA क्या होता है, इससे हर साल कोई ना कोई MCQ आता है कि कभी कभी ये भी MCQ आता है कि बताया कितने था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, ये उनका मॉडल था, उन्होंने ये प्रपोज किया था। और जीन क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होती है, हेरिडिटी मटेरियल होती है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती है, कैरेक्टर्स बताती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, DNA से हम mRNA बनाते हैं, mRNA फिर ट्रांसफ़र होकर चला जाता है, फिर ट्रांसफ़र RNA, फिर हमारे पास rRNA बन जाते हैं, फिर RNA से हमारे पास प्रोटीन्स बनना शुरू होती है। स्पेसिफिक ट्रांसलेशन हमारे पास प्रोटीन बनाने को कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन करके शुरू हो जाते हैं। RNA हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर यूरेसिल होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। मैसेंजर RNA क्या होता है, ट्रांसफ़र RNA क्या होता है, कितने % होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, बस।